हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? तो आइए आज स्टार्ट करते हैं साइंस का लेसन जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है उसको समझिए। हमने 9th स्टैंडर्ड में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, अलग अलग चीज़ों के बारे में लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है। क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि मान लीजिए जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे नेचर में 118 एलिमेंट्स हैं एंड स्टिल द नंबर इज गोइंग ऑन 118 टू 120 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से क्या है 92 वो नेचुरल है, बाकी क्या है मैन मेड है। पर टोटल 120 एलिमेंट्स हैं। पर ये 120 एलिमेंट्स को नाम से याद रखना, उन सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए आज का युग जो है सुपरमार्केट्स का युग है, सुपरमार्केट्स का एरा है। सुपरमार्केट में लोगों को क्या शॉपिंग करना क्यों पसंद आता है? पहला पॉइंट, जैसे मैं मान लो कोई भी सुपरमार्केट जैसे डीमार्ट हो गया, सुपरमार्केट हो गया, आप अंदर जाते हो तो सभी जो चीजें होती हैं क्या होता है, दे आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। एक सेक्शन होगा बिस्किट्स का सेक्शन होगा, कोल्ड ड्रिंक्स का सेक्शन होगा, उसमें अलग अलग मान लीजिए जो है चॉकलेट ड्रिंक्स बोनवीटा वगैरह का क्या हो जाएगा, अलग सेक्शन होगा, केचप्स का अलग सेक्शन होता है। तो लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा गए अलग अलग सेक्शन में लोग जाते हैं, सामान उठाते जाते हैं। पहले के ज़माने में वो चिट्ठी लिखते थे, भाई अच्छा ये चाहिए ये चाहिए उनको, भाई जो साधारण किराना दुकान पे जाते हैं तो उनको थोड़ा सा माइंड में स्ट्रेस होता है, अरे ये चाहिए था वो चाहिए था। यहाँ पर क्या है, सभी चीज़ें वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बस उस ग्रुप में चले गए, वो चीज़ उठा लाए, चलिए। तो पहला फायदा ये होता है क्लासिफिकेशन का कि थिंग्स आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, सो वी डू नॉट नीड टू रिमेंबर थिंग्स, इजंट इट। उन चीज़ों को याद अलग अलग 120 लोगों को अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके मान लो 5 ग्रुप्स बन गए, 10 ग्रुप बन गए, तो 10 ग्रुप को याद रखने की जरूरत है। वो 120 याद रखना इजी है कि 10 ग्रुप्स को याद रखना इजी है? डेफिनेटली 10 ग्रुप को याद रखना इजी है। तो ये है पहला क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस। दूसरी बात, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट इट इज इजी टू रिमेंबर, पहला एडवांटेज क्या है, इजी टू रिमेंबर, इजी टू रिमेंबर बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा एडवांटेज के बारे में आता हूं मैं, जैसे मान लीजिए कि कल को कोल्ड ड्रिंक्स का एक क्या है सेक्शन था। अभी कोल्ड ड्रिंक्स का एक सेक्शन था, इतने दिन में जा रहा था, मेरे को पर्सनली क्या है कोको कोला पसंद है, मैंने कोको कोला उठाया लिया चल दिया, कोको कोला उठाया लिया चल दिया। अच्छा, नेक्स्ट दिन पे क्या हो गया, एक बार मैं सुपरमार्केट में गया, हुआ क्या कि वैसे काली कलर के ड्रिंक्स जो थे वो क्या थे, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप पड़े हुए थे, बराबर है ना। तो अगर क्या है कि और एक चीज क्या होगा, ब्लैक कलर की कोई बॉटल है जो इस सेक्शन में पड़ी होगी, तो मैं समझ जाऊंगा अच्छा ये ब्लैक कलर वाले ड्रिंक्स के साथ पड़ा है, इस ग्रुप में इसको शामिल किया गया है, यानी इसके टेस्ट क्या होगा, कोको कोला थम्स अप की तरह ही होगा। अगर मान लो वो नई बॉटल थी, उसका कलर नहीं मुझे दिख रहा है, वो पूरी तरह से पैक है, पर ऑरेंज कलर मिरिंडा और फेंटा के साथ रखा गया है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो है मिरिंडा और फेंटा की तरह इसका टेस्ट होगा। मान लीजिए इसको क्या हो गया, व्हाइट कलर की बॉटल स्प्राइट और 7 अप के साथ रखा गया, तो मैं समझूंगा अच्छा इसका लेमन की तरह टेस्ट होगा। पर उसी बॉटल को समझो उठाकर किसी फिनाइल की बोतल के साथ, हार्पिक वगैरह के साथ रखा गया, तो मैं उसको उठाऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा ये तो कोल्ड ड्रिंक नहीं है भैया, ये तो दूसरी बोतल है, हाँ वॉशिंग की बोतल है, ये नहीं है हमारे काम की। है बात समझ में? तो यानी फॉर न्यू एलिमेंट्स इफ इट इज केप्ट इनटू अ ग्रुप, ऑटोमेटिकली ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ग्रुप आर एसोसिएटेड। मान लीजिए कोई बिस्किट का सेक्शन है, हाँ बॉर्बन बिस्किट्स हैं, एक नया पैकेट नया दिखा और वो बॉर्बन बिस्किट के साथ रखा है, तो वो जो प्रॉपर्टीज है वो सभी उसको भी लग जाएंगी, इजंट इट। तो किसी भी इसमें नए ग्रुप में अगर कोई शामिल हो जाता है तो ये दूसरा एडवांटेज है। तो इजी टू रिमेंबर, इजी टू लोकेट, इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज, इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज।
इजी टू लर्न, बहुत सारे इसके क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस है जो हमको पता है। अच्छा, हम अभी आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक है टाइप्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो मैं इस पहला सवाल पूछता हूं, आपने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ मैटर, क्या टाइप्स ऑफ मैटर पढ़े हैं आपने? टाइप्स ऑफ मैटर क्या होते हैं आप लोग मुझे बताएंगे। टाइप्स ऑफ मैटर क्या होते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो पहली चीज है टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इजंट इट? उसके बाद अगर मैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पहले के जमाने में क्या होता था? टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दो ही माने जाते, तीन माने जाते थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स। पहले क्लासिफिकेशन ऐसे ही होती है पुराने जमानों में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। आपको पता है मेटेलॉइड्स दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इजंट इट? उसके बाद टाइप्स ऑफ मैटर, ये तो स्टेट्स ऑफ मैटर के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया। इसको ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स की तरह। उसके बाद हम लोग और क्या देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मैटर में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल? आपको पता है मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फर्क होता है? कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या फर्क होता है? मॉलिक्यूल इज नथिंग बट व्हेन टू एटम्स जॉइन टुगेदर। कोई भी दो एटम अगर जुड़ते हैं तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का क्या हो गया? मिलाप हो गया, तो O2 बनेगा, ये मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल है, पर H2O भी मॉलिक्यूल है। अगर एटम्स एक दूसरे के, व्हेनेवर एटम्स जॉइन टुगेदर, डेफिनेशन समझिए, मॉलिक्यूल यानी क्या? एटम्स जॉइनिंग टुगेदर, ज्वाइनिंग की स्पेलिंग रॉन्ग होगी, ज्वाइनिंग टुगेदर। समझ में आ रहा है? पर कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहां पर O2 भी मॉलिक्यूल है, H2 भी मॉलिक्यूल है, H2O भी मॉलिक्यूल है। पर O2 में क्या है? दोनों एटम्स सेम है। H2 में क्या है? दोनों एटम्स सेम है। Cl2 में दोनों एटम्स सेम है। पर कंपाउंड में क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स when joined together it is known as, और combined together बोलना चाहिए, combined together different elements। जैसे H2O कंपाउंड है, NH3 कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जोड़ा जाता है। तो और कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, और सभी जो कंपाउंड है मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पर सभी एटम्स जो हैं, सभी जो एटम्स जो हैं वो क्या हो, सभी मॉलिक्यूल, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब डिफरेंट एलिमेंट्स जुड़ते हैं तभी क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। जैसे H2O, NH3। पर मॉलिक्यूल में क्या होता है? सेम ही एटम्स जुड़ने चाहिए भैया, एटम्स सेम ही जुड़ने चाहिए, अलग अलग एटम्स नहीं जोड़ने हैं। तो ये फर्क है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में। आई बात ध्यान में? तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर का। तो आइए चालू करते हैं जो डॉबर रिनर्स ट्रायड। देखिए पहले के ज़माने में मैंने जैसे आपको बताया कि जितने भी एलिमेंट्स तब डिस्कवर थे 120 क्या है, एक साथ थोड़े ही ना मिले हैं, धीरे धीरे करके आज के ज़माने में 120 हैं। तो पहले के ज़माने में कुछ एलिमेंट्स थे, कभी 20 थे। मेरे को लग रहा है डॉबर रिनर्स ट्रायड्स के समय 20 ही एलिमेंट्स थे। तो डॉबर रिनर साहब ने क्या किया? सबसे पहले क्लासिफिकेशन उन्होंने स्टार्ट की थी। तो क्लासिफिकेशन पहले मेटल्स, नॉन मेटल्स में होती थी, पर बाद में मेटेलॉइड्स आ गए। मेटेलॉइड्स दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते थे, मेटल्स की भी, नॉन मेटल्स की थी। तो उस मेटेलॉइड को कहाँ रखा जाए? मेटल में रखा जाए कि नॉन मेटल में रखा जाए? ये बेसिक कंफ्यूजन था। तो वो थ्योरी टू क्लासिफाई एलिमेंट्स इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाज कैंसल्ड। फिर डॉबर रिनर साहब आए। डॉबर रिनर जो थे वो जर्मन साइंटिस्ट थे। कौन थे? जर्मन साइंटिस्ट थे। उसके बाद सन 1817 में
उन्होंने ये थ्योरी डिस्कवर की है। अच्छा, यहां से स्टार्ट हुआ। व्हाट डिड डॉबरिनर डू? डॉबरिनर ने क्या किया? डॉबरिनर साहब ने क्या किया? डॉबरिनर साहब ने क्या किया है वो देखेंगे। डॉबरिनर ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और इन्होंने ये जो ग्रुप था इसको इन्होंने नाम दिया ट्रायड्स, इसलिए नाम दिया जाता है डॉबरिनर ट्रायड्स। अच्छा, ये ग्रुप ऑफ 3, तो ये सर कौन से भी 3 अलग अलग एलिमेंट्स थे क्या? कोई भी 3 एलिमेंट्स लेंगे तो उनको ट्रायड बोल सकते हैं क्या? नहीं, कोई भी 3 एलिमेंट्स लेंगे तो उनको ट्रायड्स नहीं बोला गया। किसको ट्रायड बोला गया वो मैं बताता हूं। इस ट्रायड की स्पेशलिटी क्या थी, इसका इंपॉर्टेंस क्या था? ये ट्रायड की स्पेशलिटी ये थी, उन्होंने बोला कि अगर मेरे ये 3 एलिमेंट्स आप लोगे तो मान लीजिए ये जो 3 एलिमेंट्स हैं वो है ए बी सी, तो मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, मास ऑफ सेंटर एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेट मीन, अप्रोक्सीमेट मीन, परफेक्ट मीन नहीं है, अप्रोक्सीमेट मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। बाकी के 2 एलिमेंट्स का ये अप्रोक्सीमेट मीन कहलाता है। बाकी के 2 एलिमेंट्स का ये क्या कहलाता है? अप्रोक्सीमेट मीन। तो यानी क्या होगा? मास ऑफ बी, मीन पता है ना आपको कैसे निकालते हैं? मास ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए प्लस मास सी अपॉन 2। जैसे पहला उन्होंने लिया है लिथियम जिसका मास होता है 6.9, सोडियम जिसका मास होता है 23.1 और नहीं 23, और पोटेशियम जिसका मास होता है 39.1। ये ग्रुप उन्होंने लिया, लिथियम Li, सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। अगर आप ध्यान से देखेंगे लिथियम और पोटेशियम, इसका मास ये क्या है 6.9 और 39.1, तो इसका क्या करेंगे? मीन निकालते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि मैं मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम ले लूं डिवाइड बाय 2। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ स्कोर अपॉन नंबर ऑफ स्कोर। तो सम ऑफ स्कोर है अप्रोक्सीमेट मीन, यानी क्या? सम ऑफ स्कोर अपॉन नंबर ऑफ स्कोर। तो लिथियम का मास था 6.9, ये था 39.1 डिवाइड बाय 2, तो 6.9 प्लस 39.1 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा लगभग, बराबर है, डिवाइड बाय 2 यानी 23। क्या यही है मास ऑफ सोडियम? तो उन्होंने बोला लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये मेरा क्या है? एक ट्रायड है। तो डॉबरिनर साहब क्या थे? ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट। सन 1917 में उन्होंने ये डिस्कवरी की है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स लिए, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स लिए जिनका इंक्रीजिंग मास था, जैसे यहां देख रहे हो 6.9, 23, 39.1, इसको उन्होंने बोला ट्रायड्स। तो कोई भी 3 एलिमेंट्स को ट्रायड बोल सकते हैं क्या? नहीं, उन्हीं एलिमेंट्स को ट्रायड बोल सकते हैं जहां पर मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेट मीन ऑफ द अदर 2। समझ में आया? तो मास ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी बाय 2 होता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अगर एक ट्रायड है तो इन फर्स्ट और लास्ट का अगर आप क्या करोगे? अप्रोक्सीमेट मीन निकालोगे तो वो 23 आएगा, जो कि मास ऑफ सोडियम है, मास ऑफ बी है। आई बात ध्यान में? तो ये है डॉबरिनस ट्रायड। आप स्क्रीन पॉज करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको लिख लेने हैं वो लिख सकते हैं। तो डॉबरिनर साहब ने ये ट्रायड्स बनाए थे। लोग खुश हो गए कि अच्छा नई डिस्कवरी हो गई है। लोगों ने बोला सर और दूसरे ट्रायड्स बताओ। उन्होंने सेकेंड ट्रायड बताया कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। बोला देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम
लोगों ने पूछा अच्छा ये भी ट्रायड है, बोले कैसे, वो बोले देखिए ए और सी का जोड़ो, ए और सी 40.1 प्लस 137.6 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर आ रहा था 88.7, 88 एक बार मैं चेक कर लो, मैंने यहाँ कैलकुलेट, हाँ 88.7, तो 88 पॉइंट, वो तो 87.6 है, मतलब मैंने तो आपको अप्रोक्सीमेट मीन बोला है। पहले का तो आंसर एकदम 23 आ गया, एकदम मस्त, सब लोग खुश, तो बोले ये तो 88.7 है, वो 87.6 है, मतलब मैंने भी तो अप्रोक्सीमेट मीन बोला है, मैंने आपको कहाँ परफेक्ट मीन बोला है, मैंने बोला है कि परफेक्ट मीन, तो थोड़ा सा लोगों को यानी अच्छा नहीं लगा। फिर लोग थर्ड ट्रायड, फिर से लोग खुश हो गए, बोले बताओ, ये बोले 35.5 ले लो प्लस 126.9 ले लो डिवाइड बाय 2, तो ये आंसर लगभग आता है 81.2 के आसपास। लोगों ने बोला अरे वो तो 79.8, इतना फर्क थोड़ा ही नहीं चलेगा, वो 80 है, आपका 81.2 आ रहा है, यानी यही उनकी असफलता का कारण बना। पहली बात, वो सिर्फ 3 ट्रायड बना पाए, ओनली ही कुड मेक 3 ट्रायड्स, दैट मीन्स ही कुड क्लासिफाई 9 एलिमेंट्स ओनली। सेकेंड, फॉर हायर एलिमेंट्स द मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट एंड द अप्रोक्सीमेट मीन were very far apart from each other, वो बहुत डिफरेंस दे रहा था आंसर। अप्रोक्सीमेट मीन यानी क्या, 0.1, 2.5 तक का भी फर्क चलेगा, यहाँ पर 80 है, लगभग 79.9 है, वहाँ 81.2 है, ये बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। तो दिस वॉज द फेलियर ऑफ डॉबरिनर। 2 फेलियर पॉइंट थे, ही कुड मेक ओनली 3 ट्रायड्स, दैट इज ही कुड क्लासिफाई ओनली 9 एलिमेंट्स। सेकेंडली, फॉर हायर एलिमेंट्स mass of the central element was not the approximate mean of the other two। ये 2 पॉइंट आपको लिख लेने हैं पॉइंट नोटबुक में। what did Dobereiner's triad, what were the points of failure? First, he could make only 3 triads, that he could classify only 9 elements. Second, the mass of the central element was not the approximate mean of the other two। This was what Dobereiner triads was set up to। तो यहाँ पर डॉबरिनर की पूरी कहानी मैंने बताई। आने वाले लेक्चर में हम लोग न्यूलैंड और मेंडलीव्स की कहानी के बारे में आगे सुनेंगे। तब तक आप ये जो इतना पार्ट मैंने सिखाया, एक ही पेज सिखाया है, आप वो रीड करें। अच्छा, इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आप नोट कर लें। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट आर डॉबरिनर्स ट्रायड्स, व्हाट आर डॉबरिनर्स ट्रायड्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा, गिव विद एग्जाम्पल, ये सब क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं। गिव एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया है मैंने। दूसरा क्वेश्चन आता है ए बी सी आर डॉबरिनर्स ट्रायड्स, आर कंसिडर्ड एज डॉबरिनर्स ट्रायड्स। मास ऑफ ए इज 6.9, mass of C is 39.1, what is mass of B? ये बताना है आपको, फॉर्मूला पता है, मास ऑफ B इज इक्वल टू मास ऑफ A प्लस मास ऑफ C बाय 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, फेलियर्स ऑफ डॉबरिनर्स ट्रायड्स, मैंने आपको बताया है। ये तीनों क्वेश्चन लर्न करके आपको लिख लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये पर्टिकुलर एलिमेंट पे। अब मैं हर बार क्या करूँगा, जो भी टॉपिक सिखाऊंगा उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो नीचे मेंशन कर लूँगा, आपको वो उस टॉपिक को याद करने में मदद करेंगे। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट लेक्चर जब तक चालू हो, नई चीज़ें मैं फिर से बताऊंगा, तब तक पढ़ते रहिए, इतना पार्ट रीड कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें।